नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान की पहली पुस्तक के अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यह टॉपिक वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए इसके कुछ सरल से प्रश्न या सरल से टॉपिक को ही मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है, ताकि जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं वो कवर हो जाएं और आपसे कुछ ना कुछ इस टॉपिक से यदि पूछा जाता है तो बन जाए। इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट बनाया गया है, और लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसके कुछ स्मरणीय बिंदु जो ऑब्जेक्टिव पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखें। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी। विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा नहीं रहती है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं। सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, दूसरा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा का अर्थ है जो प्राचीन समय से जो खतरे चले आ रहे हैं उनसे सुरक्षा को ही सुरक्षा की पारंपरिक धारणा कहा जाता है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। हम देखें राजाओं महाराजाओं के समय से भी जो सैन्य आक्रमण किए जाते थे उनसे प्रत्येक राजा अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करते थे। तो उस समय भी सैन्य खतरा एक महत्वपूर्ण खतरा माना जाता था और प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करता था। तो सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में सैन्य आक्रमण को ही सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। पारंपरिक सुरक्षा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बाहरी सुरक्षा, दूसरा आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा अर्थात जो हमारे देश के लिए बाह्य खतरे हैं उनसे सुरक्षा को बाह्य सुरक्षा कहा जाएगा, और जो देश के अंदर के खतरे हैं उनसे सुरक्षा के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैंने एक पिक्चर डाली है। इसमें पारंपरिक सुरक्षा के कुछ तरीके बताए गए हैं। जो पारंपरिक खतरे हैं जैसे सैन्य आक्रमण, तो इन खतरों से बचने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो एक एक करके 5 तरीके दिए गए हैं। पहला है शक्ति संतुलन, दूसरा है न्याय युद्ध, तीसरा है विश्वास बहाली, चौथा है निःशस्त्रीकरण और पांचवा है सैन्य गठबंधन। तो ये 5 तरीके हैं, इनके द्वारा हम पारंपरिक सुरक्षा कर सकते हैं। ये 5 तरीके पारंपरिक सुरक्षा के उदाहरण हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, जैसे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है अर्थात इसमें सैन्य खतरे को महत्वपूर्ण माना गया है, वैसे ही सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा इसके अंतर्गत मानवीय अस्तित्व को चोट करने वाले व्यापक खतरे और आशंकाओं को सम्मिलित किया जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर जोर दिया जाता है। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में जो नए खतरे उत्पन्न हुए हैं उनके स्रोत मुख्य रूप से निर्धनता से शुरू करते हैं। पहला निर्धनता, फिर जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, आतंकवाद, वैश्विक ताप वृद्धि और शरणार्थी। ये सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में खतरे के नए स्रोत हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में खतरे कौन कौन से नए खतरे आते हैं। निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, शरणार्थी, वैश्विक ताप वृद्धि और आतंकवाद, ये सब अपारंपरिक सुरक्षा के स्रोत हैं। सुरक्षा के अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि सहयोगमूलक सुरक्षा या आपसी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये सारे खतरे हैं, इनके लिए हमें सेना की आवश्यकता नहीं है। जैसे निर्धनता है तो इससे निपटने के लिए हमें सेना की ज़रूरत नहीं है। जनसंख्या वृद्धि है तो यहाँ सेना कुछ नहीं कर पाएगी। या कोई प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें हमें संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। महामारियाँ, वैश्विक ताप वृद्धि, शरणार्थी, ये जो सारी समस्याएं हैं इनके लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि देशों के आपस में सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो सुरक्षा के अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए
आपसी सहयोग की ज़रूरत है। ये सहयोग द्विपक्षीय हो सकते हैं, क्षेत्रीय हो सकते हैं, महादेशीय हो सकते हैं अथवा वैश्विक स्तर के भी हो सकते हैं। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा नीति के लिए 4 मुख्य घटक अपनाए हैं। पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा आसपास के देशों से है। पाकिस्तान से कभी भी युद्ध होते रहते हैं, चीन भी एक खतरा बना हुआ है। तो भारत को अपनी बाह्य सुरक्षा के लिए सैन्य क्षमता को मजबूत करना काफ़ी आवश्यक है। तो भारतीय सुरक्षा नीति के अंतर्गत जो पहला घटक है वो है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करने से कहीं ना कहीं शांति कायम होती है और युद्ध के खतरे टाले जा सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके द्वारा जो विश्व में शांति बहाल करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, यदि उनको मजबूत किया जाए और सख्ती से अपनाया जाए तो कहीं ना कहीं शांति की स्थिति को कायम किया जा सकता है। भारतीय सुरक्षा का अगला जो घटक है वह है आंतरिक सुरक्षा, समस्याओं से निपटने की तैयारी। किसी भी देश के लिए न केवल बाह्य खतरा उत्पन्न होता है बल्कि आंतरिक खतरे भी उत्पन्न होते हैं। तो भारत ने भी अपने आंतरिक खतरों से निपटने के लिए भी तैयारी कर रखी है। अर्थव्यवस्था का विकास, कई ऐसे कारण हैं जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो भारत नहीं चाहता कि उसके देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ होने से किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो। अतः भारतीय सुरक्षा नीति के अंतर्गत जो चौथा घटक है वह है अर्थव्यवस्था का विकास। इस चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। BWC एक संधि का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन आता है कि BWC का पूरा नाम लिखिए। तो B फॉर बायोलॉजिकल, W फॉर वेपन्स, C फॉर कन्वेंशन। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसको हिंदी में कहेंगे जैविक हथियार संधि। अगला प्रश्न इसी से बनता है कि BWC संधि कब हुई? तो इसका आंसर है 1972। तीसरा है BWC पर अब तक कितने देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो लगभग 155 देश अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगला प्रश्न क्रमांक चौथा, CWC का पूरा नाम लिखिए। CWC का जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है, ऐसे ही C फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है। B और C तो आपको याद रहेगा, वेपन्स कन्वेंशन लिख के देख लें या हिंदी में याद करें, जैविक हथियार संधि, और यहाँ होगा रासायनिक हथियार संधि। C फॉर केमिकल, केमिकल मीन्स रासायनिक, और B फॉर बायोलॉजिकल मतलब जैविक। अगला प्रश्न बनता है CWC संधि कब हुई? तो 1992। अगला है CWC संधि पर कितने देश हस्ताक्षर कर चुके हैं? 181। अब यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी वो याद करते हैं BWC और पूछ लिया जाता है CWC। यदि मान लीजिए पूछा जाता है कि CWC संधि कब हुई, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1972 है या 92 है, या फिर उनके सदस्य पूछ लिए जाते हैं कि कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो बच्चों को दोनों दिमाग में रहता है कि 155 या 181। कन्फ्यूज़न हो जाता है कि CWC में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रही हूँ कि BC से पहले आता है। BWC में B जो है वो पहले आता है, CWC का जो C है ये बाद में आता है। तो यदि 72 याद रहता है 1972, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, B72 जो है वो पहले आएगा 1992 के। तो 72 का संबंध B से होगा, बायोलॉजिकल से होगा, और 92 का संबंध C से मतलब बाद वाली संधि से होगा। इसी प्रकार 155 पहले आता है, 181 बाद में आता है। 181 से 155 छोटा है, तो 155 पहले लिखा जाएगा। तो इसका संबंध B से है, बायोलॉजिकल संधि क्योंकि 72 में हुई थी और B पहले आता है। तो 155 यदि आपको याद आ रहा है कि 155 देश ने हस्ताक्षर BWC पर किए थे या CWC पर, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। 155 क्योंकि 181 से कम संख्या है, तो इसका संबंध बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन से है, और 181 का संबंध केमिकल वेपन्स कन्वेंशन से है। अगला प्रश्न बनता है, इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल अपनाने का जो सन था
97 है। एक और इस बुक का एक और चैप्टर है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, उसमें भी क्योटो प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई है। तो उसमें भी 1-2 ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे। यहाँ भी कुछ क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ समाहित किए गए हैं, कुछ आपको उस वाले टॉपिक में देखने को मिलेंगे। उस ये पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए। तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है एनपीटी। एनपीटी का पूरा नाम लिखिए, ये क्वेश्चन भी आता है। परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी का फुल फॉर्म है परमाणु अप्रसार संधि। ये संधि कब हुई? 1968 में। एनपीटी संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? 1968 में। एक और संधि है, ये दोनों संधि जो एनपीटी और सीटीबीटी दोनों संधियाँ ये निशस्त्रीकरण के कार्यों से संबंधित हैं। सीटीबीटी संधि कब हुई? तो 1996 में हुई। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। सुरक्षा से क्या आशय है? सरल शब्दों में कहें तो सुरक्षा का अर्थ होता है खतरों से आज़ादी। दूसरा प्रश्न है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सबसे ज़्यादा खतरा किसे माना गया है? तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सबसे ज़्यादा खतरा सैन्य खतरे को माना गया है। अगला प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? आंतरिक सुरक्षा से अभिप्राय किसी देश की आंतरिक शांति व कानून व्यवस्था से है। कोई भी देश है उसकी जो आंतरिक शांति है या वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो यदि सही है तो इसका मतलब है कि वह देश आंतरिक रूप से सुरक्षित है, अर्थात देश के अंदर किसी प्रकार का रक्तपात ना हो, हिंसा ना हो, तो इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक सुरक्षा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अनुसार सुरक्षा केवल सैन्य खतरे या आंतरिक रक्तपात से नहीं होती है। पारंपरिक धारणा में ये माना जाता है कि देश को जो खतरा है वो सेना से होता है या किसी अन्य देश के द्वारा जब युद्ध आक्रमण किए जाते हैं तो उससे होता है। लेकिन अपारंपरिक जो धारणा है सुरक्षा की वो उस पारंपरिक धारणा के जस्ट अपोजिट है। वो ये नहीं मानती कि किसी देश के लिए जो खतरा है वो केवल सैन्य खतरा या आंतरिक रक्तपात से ही होता है। वो ये मानते हैं कि मानवता की सुरक्षा या विश्व की सुरक्षा, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इसका संबंध आंतरिक सुरक्षा की धारणा से है। इसमें अकाल, महामारी, आपदा इत्यादियों से सुरक्षा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न सुरक्षा के पारंपरिक उपाय बताइए। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड ये वाली, इसमें पारंपरिक सुरक्षा के उपाय या तरीके बताए थे। शक्ति संतुलन, न्याय युद्ध, विश्वास बहाली, निशस्त्रीकरण, सैन्य गठबंधन। यहाँ यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुरक्षा के पारंपरिक उपाय बताइए। तो युद्ध नीति, निशस्त्रीकरण, विश्वास बहाली, गठबंधन, शक्ति संतुलन, ये सब सुरक्षा के पारंपरिक उपाय हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये पर्यावरण से संबंधित एक संधि हुई थी। कुछ नियम बनाए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल में। इनका उद्देश्य था कि जो विश्व तापीय वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके लिए कुछ उपाय करना। खैर पढ़ते हैं यहाँ आंसर में क्या लिखा है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तनों को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए थे। अर्थात जो लगातार पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियरों के पिघलने से महासागरों का जल स्तर जो है वो बढ़ जाएगा और जो समुद्र तटीय जो देश हैं वो समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे। अतः इस घटना या समस्या का पूर्वाकलन करते हुए ये कहा गया था कि जो भी देश हैं, जहाँ मतलब सभी देश कहना चाहिए, सभी देश जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा बनने वाले जो गैसें हैं इनके उत्सर्जन में कमी करें, और वो किस तरीके से करें ये इस क्योटो प्रोटोकॉल में बताया गया था। इस चैप्टर से बस इतने ही प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। उम्मीद करती हूँ कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर आ जाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।